प्रचार के आखिरी दिन तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कहीं कोई कसर न रह जाए, इसलिए वार पलटवार भी जोरदार हुआ। दिल्ली चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली में जैसे रैलियों का रेला रहा, भाषणों की बारिश होती रही, सबके अपने अपने दावे। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए। भाजपा के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, सबकी बातें आप सुनते हैं, सब अपनी बात आपको बताते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी बात कौन कर रहा है? जो आपकी बात है, जो आपके जीवन का संघर्ष है, वो कोई समझ रहा है? बीते एक महीने में दिल्ली ने आरोप प्रत्यारोप के कई दौर देखे। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने काटने से लेकर पानी में जहर मिलाने तक के। अब 5 तारीख को वोट है और 8 को नतीजे। सबकी नजर है कि क्या दिल्ली में इस बार हवा बदलेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को चीन से सबक लेते हुए औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। लोकसभा में एक चर्चा के दौरान राहुल ने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता पाने के लिए प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री को अमेरिका भेजा था। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस आरोप को झूठा और निराधार बताया। राहुल गांधी के इस पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री सदन में ही मौजूद रहे और उनका पूरा भाषण सुना। सोमवार से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति, खासकर चीन नीति पर हमला बोला। The army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our Prime Minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our Prime Minister. राहुल गांधी के इन बयानों का सदन में ही सरकार ने जबरदस्त प्रतिवाद किया। बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करके राहुल गांधी के आरोपों को झूठा और निराधार बताया। जयशंकर ने कहा कि इन राजनीतिक बयानों से विदेशों में देश की छवि खराब होती है। Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between 2 countries. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम का मेक इन इंडिया फेल हो चुका है, इसीलिए चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत से काफी आगे बढ़ गया है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने हाल ही में हुए महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया। मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा का जवाब देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अपनी टिप्पणी पर सोनिया गांधी घिरती नजर आ रही हैं। सोमवार को कई बीजेपी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति से मिलकर सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर राजनीति और गर्मा गई है। सोमवार को बीजेपी के सांसदों ने सोनिया गांधी के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। हमने आज सभी हमारे माननीय सांसदों के साथ में लोकसभा अध्यक्ष को हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने कार्रवाई की मांग की है। ये जो भी हुआ देश के लिए, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए, महिला आदिवासी के लिए, ये अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सत्ता पक्ष के 20 सांसदों ने लोकसभा सांसद पप्पू यादव के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन पर राष्ट्रपति के खिलाफ कथित महिला और आदिवासी विरोधी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल का आरोप है। लोकसभा और राज्यसभा में कुंभ के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने कुंभ की भगदड़ में हुई मौतों पर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन अध्यक्ष और सभापति ने
इसकी अनुमति नहीं दी। जब अपने विषय को रखें तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल और राज्यसभा में शून्यकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इन सदस्यों ने कुंभ में हुए हादसे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। सदन में हंगामा करने पर लोकसभा अध्यक्ष ने उन सदस्यों को फटकार भी लगाई। देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है, तो आप यही काम कीजिए। और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। लोकसभा राज्यसभा में कई सदस्यों ने मांग की कि कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा हो। हमारे यहाँ तो कोई मुद्दा कभी उठाने नहीं देती चेयर, कभी कोई जायज बात नहीं उठाते। और बीजेपी के लोग चाहे नोटिस दें न दें, ऐसे भी हमने देखे हैं अफसर, जब उन्हें इजाजत दी जाएगी नोटिस देने वालों को नहीं दी जाएगी। मैं खंडन करना चाहता हूँ। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो रही है। रविशंकर प्रसाद ने तो यहां तक कहा कि इसके पीछे किसी साजिश की बू आती है। उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। राज्यसभा में इस मुद्दे पर समूचे विपक्ष ने वॉकआउट किया था। वहीं लोकसभा में भी इसको लेकर शोर शराबा होता रहा। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर परिवारवाद का आरोप लगाया। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बहाने उन्हें सनातन विरोधी बताया। पिछली बार ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी, लेकिन इस बार बीजेपी हर हाल में ये सीट जीतकर फैजाबाद की हार का बदला लेना चाहती है। संगम का एक ही संदेश है, हम समाजवादी लोग हैं, दुख और तकलीफ में खड़ा होना चाहते हैं। कहने के लिए ये उपचुनाव है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार हाई वोल्टेज वाला रहा। प्रचार के आखिरी दिन मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने रैली की। ये जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। रविवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभा की थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने उनके एक एक आरोप का जवाब दिया। महाकुंभ की भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई। इसी बात पर उन्होंने योगी को सनातन विरोधी बताया। उनके कपड़ों तक पर सवाल उठाए। अगर परिवार के लोगों का दुख समझ करके अगर उन्हें रोना आ गया, दुख हो गया उन्हें, तो सोचो हमारे वस्त्र पहनने वाले लोगों ने क्या कहा। वो कहते हैं कि हम लोग ढोंग कर रहे हैं, और ये ऐसे सरकार के मुख्यमंत्री हर चीज छिपा लेते हैं। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर के चुनाव को देश का चुनाव बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे से बड़ा संदेश जाएगा। पिछली बार ये सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत ली थी, जो अब फैजाबाद से सांसद हैं। उनके रोने का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने ढोंग बताया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज राजस्थान विधानसभा के पटल पर जबरन धर्मांतरण को रोकने वाला बिल पेश किया गया। सदन में अब इस बिल पर बहस होगी और बहुमत के आंकड़े के हिसाब सरकार इसे पास भी करवा लेगी। लेकिन बिल पेश होने के साथ ही राजस्थान में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। अपने चुनावी वादे के मुताबिक राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राजस्थान में धर्मांतरण को रोकने के लिए मजबूत कानून की दिशा में एक बड़ा कदम उठा दिया है। राजस्थान सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आज विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पेश किया। अब सदन में इस विधेयक पर चर्चा होगी। अगर विधेयक पास हुआ तो 16 साल बाद राजस्थान में धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून बनेगा। इससे पहले 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के समय भी बिल पास हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से बिल लागू नहीं हो पाया था। जबरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा होगी। मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी 60 दिन पहले कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। नए कानून में लव जिहाद की शिकायत पर पारिवारिक न्यायालय के पास विवाह को निरस्त करने का अधिकार होगा और इसे गैर जमानती अपराध माना जाएगा। आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर, भविष्य के झूठे समझ दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते थे, उन सब की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया है। राजस्थान में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे भाजपा का प्रोपेगेंडा बताया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बिल की स्टडी करने के बाद सदन में बहस के दौरान इसका जवाब दिया जाएगा। किन किन मुद्दों पर लेके आ रहे हैं, किस प्रकार की बातों को लेके आ रहे हैं,
क्या संविधान के अनुरूप लेके आ रहे हैं या संविधान से अलग लेके आ रहे हैं, सारी बातें जिस दिन बिल आएगा उस दिन इसमें पूरी अपन चर्चा करेंगे, पूरी बात को विधानसभा के अंदर रखेंगे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया लगातार घिरते जा रहे हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है, इस आरोप के साथ कि गारंटियों पर खर्च ज्यादा हो रहा है और इस वजह से विधायकों को विकास फंड नहीं मिल रहा। बी.आर. पाटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कलबुर्गी में उनकी अच्छी पकड़ है। विधायक के तौर पर लगातार वो जीतते आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। वजह बताई है 5 गारंटियों की वजह से विकास के लिए फंड की कमी। कई विधायक परेशान हैं। इसी फंड की कमी की वजह से मैं अकेला नहीं हूँ। ना ही मैं इस्तीफा वापस लूंगा, क्योंकि मैं ब्लैकमेल की राजनीति नहीं करता। मूडा मामले में ईडी और लोकायुक्त की जांच का सामना कर रहे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने फिलहाल इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। एक लेटर आया है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। ऐसे में कुछ लोगों के लिए बी.आर. पाटिल का इस्तीफा डी.के. शिवकुमार कैंप ही सिद्धरामैया कैंप में सेंध मारी है। जबकि इसका एक पहलू ये भी बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में होने वाले संभावित फेरबदल में बी.आर. पाटिल अपनी जगह तलाश रहे हैं। ऐसे में वो दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं। क्या होगा जब पता चले कि जिस बच्चे को 8 दिन से आप अपनी गोद में पाल रहे हैं वो आपका नहीं किसी और का है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के शासकीय अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं के बदल जाने का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन की इस बड़ी लापरवाही के कारण 12 दिन के 2 बच्चों को अब डीएनए टेस्ट से गुजरना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि उनके असली मां बाप कौन हैं। ये तस्वीरें हैं दुर्ग जिला चिकित्सालय की, जहां 23 तारीख को 2 महिलाओं शबाना कुरैशी और साधना सिंह ने सिजेरियन डिलीवरी के जरिए बेटे को जन्म दिया। शबाना का बेटा सुबह 1:25 पर और साधना का बेटा सुबह 1:34 पर जन्मा। अस्पताल के नियमानुसार नवजात की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसकी कलाई पर एक पहचान टैग लगाया जाता है, लेकिन यही अस्पताल की सबसे बड़ी गलती हो गई। जन्म के साथ खींची गई तस्वीरों को खंगाला गया और एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। यानी हॉस्पिटल की इस तस्वीर के मुताबिक शबाना के पास जो बच्चा है वो वास्तव में साधना का है और साधना के पास जो बच्चा है वो शबाना का है। बताएंगे क्या कुछ बोला गया डॉक्टर के द्वारा? डॉक्टर का बोलना है कि डीएनए टेस्ट आप लोग लास्ट एक फाइनल है कि डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, है ना। लेकिन मेरा कहना ये है कि डीएनए टेस्ट हम क्यों करवाएं? गलती यहाँ से हुई है तो यहाँ से इनको बुला के डीएनए टेस्ट करवा के हमको जो हमारा सही बच्चा है वो हमको सौंप देना चाहिए। अब मामला पुलिस और प्रशासन के बीच फंस चुका है। शबाना का परिवार हॉस्पिटल और पुलिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। 24 घंटे की मशक्कत के बाद अस्पताल प्रशासन ने आखिरकार फैसला किया कि दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि उनके असली माता पिता कौन हैं। महाराष्ट्र केसरी 2025 का टूर्नामेंट विवाद में बदल गया। डबल महाराष्ट्र केसरी शिवराज राक्षे ने एम्पायर को धक्का दे दिया। शिवराज का दावा है कि एम्पायर ने गलत फैसला दिया। सेमीफाइनल का ये मुकाबला शिवराज राक्षे और पृथ्वीराज मोहल के बीच खेला गया। ग्रामीण महाराष्ट्र की आन बान और शान वाले महाराष्ट्र केसरी के मैदान में आज तक जो नहीं हुआ वो इस बार देखने मिला। इस दृश्य को कुश्ती के मैदान में काले दाग की तरह देखा जा रहा है। महाराष्ट्र केसरी के सेमीफाइनल मुकाबले में पराजित होने के बाद शिवराज राक्षे को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा और उन्होंने मुकाबले की एम्पायरिंग कर रहे एम्पायर के साथ मारपीट कर डाली। शिवराज का कहना है कि जो फैसला एम्पायर ने दिया वह गलत था, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नीट ऐका, मला तिथनं खालनं आईवर नशिबी दिलेली आणि माझे आई वडील जर रक्ताचं पाणी उन्होंने मुझे गाली दी और अगर मेरे माँ बाप को कोई गाली देगा तो मैं कैसे चुप बैठूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट जो निर्णय देगा वो मुझे मान्य होगा। जे कोर्ट निर्णय घेईन त्यानुसार तो मला मान्य है। शिवराज को महाराष्ट्र केसरी के सेमीफाइनल मुकाबले में हराने का काम पृथ्वीराज मोहल ने किया। शुरुआत में शिवराज की इस हरकत के लिए उन्हें विलन बनाया गया, लेकिन जो वीडियो बाद में सामने आया उसे देखकर कई लोगों का मानना है कि एम्पायर ने फैसला जल्दबाजी में किया, जिससे शिवराज के साथ नाइंसाफी हुई है। महाराष्ट्र राज्य कुश्ती संघ ने 3 साल के लिए शिवराज को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि शिवराज 2 बार महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं और अगर वे इस बार मुकाबला जीत जाते
तो सरकारी नौकरी के लिए योग्य हो जाते। मध्य प्रदेश सरकार क्या मेधावी छात्रों को भूल गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि स्कूली शिक्षा का सत्र खत्म होने वाला है और पिछले साल के 90,000 से ज्यादा टॉपर्स को न तो लैपटॉप मिला न स्कूटी। मुस्कान ठाकरे को 12वीं में 86.7% अंक मिले। उन्हें सरकारी लैपटॉप मिलना था पर नहीं मिला। अंकित कुमार ने 83.4% अंकों के साथ परीक्षा पास की। उन्हें भी लैपटॉप नहीं मिला। दोनों मेधावी छात्रों की श्रेणी में है। चाहते तो ये थे कि जो सरकार ने वादे बच्चों के लिए किए थे वो सरकार पूरा करे समय के अनुसार, पर लगभग रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए 9 महीना हो गया है और अभी तक सरकार का कोई रिस्पांस नहीं है। योजना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी। मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम किया था। जितने टॉपर बच्चे हैं उन सबको भी स्कूटी दी जाएगी ताकि वो भी प्रोत्साहित हो सके, और अगले साल से ये लैपटॉप देने वाली योजना बोर्ड की परीक्षा में भी लागू होगी और सीबीएसई की भी परीक्षा में इसको लागू कर देंगे। पिछले साल 12वीं में पास हुए बच्चे इस बार ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लैपटॉप की राशि और स्कूटी नहीं मिली। प्रदेश सरकार ने जब से अपना काम संभाला है, हम लगातार सभी वर्गों की सभी योजनाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमने हमारी सरकार की किसी योजनाओं का मूल स्वरूप को न तो बदलने दिया है, न उस संबंध में कोई ढील दी है। आज मुंबई के पहले ऐतिहासिक यात्रा के 100 साल पूरे हो चुके हैं। 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला के बीच चली थी, जिसने मुंबई की रफ्तार हमेशा के लिए बदल कर रख दी। सोचिए, अगर मुंबई की लोकल ट्रेन ना होती तो लाखों लोग ऑफिस, कॉलेज, बाजार कहीं भी समय पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन 100 साल पहले 3 फरवरी 1925 का वही दिन था जिसने मुंबई की रफ्तार को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला के बीच दौड़ी और रेल सफर को तेज, सटीक और ज्यादा आरामदेह बना दिया। 3 फरवरी 1925 को वीटी से कुर्ला के बीच में 16 किलोमीटर, और आज उसी की जो सेंटेनरी है 100 ईयर्स मना रहे हैं। इसके साथ ही जो दूसरा माइलस्टोन है मध्य रेलवे पर, मध्य रेलवे में जो बीजी है उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। दुनिया की पहली ट्रेन 1825 में चली थी, जबकि भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से थाने तक दौड़ी। भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेनों का सफर 3 फरवरी 1925 से शुरू हुआ, जब पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला तक चली। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। 1925 में जहां सिर्फ एक इलेक्ट्रिक रूट था, आज भारत 100% ब्रॉड गेज रेलवे विद्युतीकरण के करीब है। इस सफर ने भारतीय रेलवे को तेज, आधुनिक और टिकाऊ बना दिया है। एक ऐसा नेटवर्क जो हर दिन लाखों यात्रियों की जिंदगी से जुड़ा है। महाकुंभ में आज वसंत पंचमी के मौके पर तीसरे और आखिरी अमृत स्नान में सब कुछ शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से निपट गया। मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद आज वसंत पंचमी में सुबह से लेकर शाम तक क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा के बेहतरीन उपाय देखने को मिले। लखनऊ में बैठकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेले की व्यवस्था पर निगरानी करते हुए दिखाई दिए। वसंत पंचमी के स्नान के दिन पूरे मेले में व्यवस्था बेहतरीन दिखाई दी। श्रद्धालुओं को मेले में आने के बाद स्नान कर बाहर निकालने की कवायद मेले में मौजूद पुलिसकर्मी करते रहे। वहीं भीड़ की मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास में करते रहे। मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल पूरी तरह बंद रहा। आने और वापस जाने वाले रास्तों में किसी को बैठने या लेटने पर रोक लगाई गई। स्नान करके श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाया गया। एक जगह पर भीड़ का दबाव ना पड़े, इसके लिए हेलीकॉप्टर, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा से रियल टाइम निगरानी की गई। मेले से जुड़े सभी बड़े अधिकारी खुद ग्राउंड पर अपने मातहतों को निर्देश देते नजर आए। अमृत स्नान अच्छे से गुजर गया तो सबने राहत की सांस ली। 16 दिसंबर को हुए हमले के बाद सैफ अली खान मुंबई में एक प्रमोशनल इवेंट पर मीडिया के सामने पहली बार पहुंचे। गले में और हाथों में बंधी पट्टी के बावजूद भी यहां पर सैफ अली खान ने एक शेर की तरह एंट्री मारी और जिसे देख सब दंग रह गए। सैफ पर हमले को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनका ये अंदाज देखिए।
मुंबई में नेटफ्लिक्स के इवेंट पर एकदम स्टाइल में सैफ ने एंट्री ली तो देखने वाले बस देखते रह गए। मौका था नेटफ्लिक्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट का, जहां सैफ की फिल्म ज्वेल थीफ द हाइस्ट बिगिंस की भी घोषणा की गई। सैफ को देख सब दंग थे, तो वहीं सैफ भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। In front of you, and it feels very nice to be here. I'm very excited about this movie. Siddharth and I have been talking about this film for a long time, and I've always wanted to do a heist film and a film like this. I couldn't have asked for a better co-star, and just basically a lovely movie, and I'm very excited. इस फिल्म में सैफ के साथ जयदीप अहलावत भी मुख्य भूमिका में है। सिद्धार्थ आनंद के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन रॉबी ग्रेवाल और कुकी गुलाटी ने किया है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिल्म में सैफ चोर की भूमिका में नजर आएंगे।